साउथ इंडिया की हिस्ट्री में चोला डायनेस्टी एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था। 9th सेंचुरी में विजयालया चोला ने इस डायनेस्टी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। धीरे धीरे चोला ने तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक अपना एम्पायर एक्सपेंड कर दिया। सबसे फेमस रूलर राजराजा चोला फर्स्ट था, जिसने पावरफुल नेवी बनाई और ग्रैंड बृहदीश्वरर टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया। उसके बेटे राजेंद्र चोला फर्स्ट ने एम्पायर को और भी एक्सपेंड किया और ओवरसीज ट्रेड को बूस्ट किया। चोलाज आर्ट, आर्किटेक्चर, इरिगेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी फेमस थे। लेकिन 13th सेंचुरी तक इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, वीक रूलर और राइवल किंगडम जैसे पांड्या डायनेस्टी के अटैक की वजह से चोला पावर कम होने लगी। फाइनली चोला एम्पायर का डाउनफॉल हो गया और उनका ग्लोरियस रूल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनकर रह गया। द राइज ऑफ द चोलाज shows दैट पावर ऑफ विजन एंड यूनिटी, while their fall proved that no empire lasts forever। तमिलनाडु के प्राचीन शहर तंजावुर में खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक टेंपल नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और डिवोशन का लिविंग मिरेकल माना जाता है। यह है बृहदेश्वर टेंपल, जिसे लोग बिग टेंपल के नाम से भी जानते हैं, और इसका सबसे बड़ा रहस्य छुपा है इसके भयंकर ऊंचे शिखर यानी विमाना में। 11th सेंचुरी ना ही क्रेन्स था, ना ही मॉडर्न मशीन और ना ही कंप्यूटर था, फिर भी राजराजा चोला फर्स्ट ने सिर्फ 7 सालों में एक ऐसा टेंपल बनवा दिया जो 1000 साल बाद भी दुनिया को चैलेंजिंग लगता है। 2216 फीट ऊंचा ग्रेनाइट का टावर और उसके टॉप पर रखा गया है एक विशाल पत्थर जिसका वेट लगभग 80 टन माना जाता है। सवाल यह है कि इतना भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कैसे? यही है बृहदेश्वर टेंपल का शिखर का सबसे बड़ा रहस्य, द ग्रेट कैपस्टोन मिस्ट्री। टेंपल के टॉप पर जो डोम जैसा स्ट्रक्चर है उसे कुंभम या शिखर स्टोन कहा जाता है। कहते हैं कि एक ही ग्रेनाइट स्टोन का वेट 70 से 80 टन के बीच है। आज भी एक्सपर्ट हैरान हो जाते हैं कि बिना क्रेन, बिना हाइड्रोलिक सिस्टम और बिना स्टील सपोर्ट के 11th सेंचुरी के लोगों ने इसे टॉप तक कैसे उठाया। एक पॉपुलर थियोरी के मुताबिक टेंपल से कई किलोमीटर दूर तक एक स्लोपिंग मड रैंप बनाई गई थी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये रैंप लगभग 6 किलोमीटर लंबी थी। हाथी, लकड़ी के रोलर्स और मैन पावर की मदद से इस मैसिव स्टोन को धीरे धीरे ऊपर खींचकर ले जाया गया, लेकिन कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है और इसी अनसर्टेनिटी ने इस टेंपल को और भी मिस्टीरियस बना रखा है। शैडो का रहस्य। सबसे फेमस क्लेम लोग ये करते हैं कि बृहदेश्वर टेंपल का शिखर का कभी जमीन पर शैडो नहीं बनता। ये बात पूरी तरह साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है। शैडो पड़ता है, लेकिन मिस्ट्री ये है कि टेंपल की आर्किटेक्चर और एंगल इतनी प्रिसाइज है कि दिन के कई समय शैडो स्ट्रक्चर के अंदर या उसके बेस के आसपास ही कन्फाइंड रहता है। 11th सेंचुरी में इतनी एडवांस्ड जियोमेट्री प्लानिंग ये आज भी आर्किटेक्ट को अमेज करती है। ग्रेनाइट कहाँ से आया? अब एक और शॉकिंग फैक्ट, पूरे टेंपल का कंस्ट्रक्शन मोस्टली ग्रेनाइट से हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि तंजावुर के आसपास ग्रेनाइट नेचुरली मिलता ही नहीं था। सोचो, हजारों टन्स ग्रेनाइट को 100 ऑफ किलोमीटर से ट्रांसपोर्ट किया गया विदाउट ट्रक, विदाउट रेलवेज। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, एक मैसिव लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। 1000 साल से ज़्यादा पुराने होने के बावजूद स्टॉर्म्स आए, फ्लड्स आए, अर्थक्वेक आया, लेकिन टेंपल आज भी ऑलमोस्ट परफेक्टली खड़ा है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि चोला आर्किटेक्चर ने इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्निक का यूज़ किया था। कई जगह स्टोन्स को बिना सीमेंट के फिट किया गया है। टेंपल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना बैलेंस्ड है कि स्ट्रक्चर नेचुरली स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। सेक्रेट सिंबोलिज्म इन द टावर। बृहदेश्वर टेंपल का शिखर सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कोड भी माना जाता है। साइविज्म के अकॉर्डिंग नीचे का स्क्वायर बेस अर्थ है, ऊपर उठा हुआ टावर ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है और जो टॉप का कुंभम है वो डिवाइन एनर्जी, यानी पूरा शिखर एक स्पिरिचुअल जर्नी को प्रेजेंट करता है, इंसान से शिव तक। एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि टेंपल का ओरिएंटेशन सोलर मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था। सनलाइट स्पेसिफिक टाइम्स पर डायरेक्टली सैंक्टम के एरियाज को एलिमिनेट करती थी। ये प्रूव करता है कि चोला सिविलाइजेशन को एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री और टाइम कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज थी। हिडन इंस्क्रिप्शन। टेंपल की वॉल्स पर 100 ऑफ इंस्क्रिप्शन है। इनमें मेंशन है डांसर के नाम, सैलरीज, डोनेशन, टैक्सेस, ज्वेल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये सिर्फ टेंपल नहीं था, ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक और कल्चरल हब था। आज भी कई इंस्क्रिप्शन फुली डिकोड नहीं हुए हैं। द मोस्ट अननोन फैक्ट्स। सबसे कम लोग जानते हैं कि टेंपल के अंदर जो जाइंट नंदी स्टैचू है वो लैटर पीरियड में ऐड किया गया था, ओरिजिनल चोला पीरियड में नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, टेंपल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है एज अ पार्ट ऑफ ग्रेट लिविंग चोला टेंपल। ये लिविंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आज भी वर्शिप कंटिन्यू होती है आफ्टर मोर देन अ मिलेनियम। समुद्र के ऊपर राज करना आज भी किसी सुपर पावर की पहचान माना जाता है, लेकिन 1000 साल पहले जब यूरोप अपनी मेडाइवल डार्कनेस में था तब भारत के एक साम्राज्य ने बे ऑफ बंगाल को अपना प्राइवेट हाईवे बना दिया था। ये थे चोला एम्पायर और उनकी सबसे डेंजरस पावर थी उनकी नेवी। एक ऐसी नेवी जो सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि मेडाइवल वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नेवल फोर्स में से एक मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि चोला नेवी इतनी पावरफुल कैसे बनी और क्या सच में उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल कर लिया था? चलिए जानते हैं। बिगनिंग ऑफ द सी एम्पायर। 10th और 11th सेंचुरी में जब ज़्यादातर इंडियन किंगडम लैंड बैटल में बिजी थे, चोला रूलर्स ने फ्यूचर देख लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि जो समंदर को कंट्रोल करेगा वही ट्रेड को कंट्रोल करेगा और जो ट्रेड को कंट्रोल करेगा वही दुनिया का रिचेस्ट एम्पायर बनेगा। इसी विजन के साथ राजराजा चोला फर्स्ट ने और उनके बेटे राजेंद्र चोला फर्स्ट ने बिल्ड की एक टेरिफाइंग नेवल मशीन, शिप्स दैट सॉक्ड एशिया।
चोला शिप नॉर्मल बोट्स नहीं थे। ये मैसिव वुडन वॉर शिप थी जिसमें मल्टीपल डेक्स बने थे, यूज कार्गो कैपेसिटी थी, ट्रेंड मैरिन सोल्जर्स हमेशा प्रेजेंट रहते थे और लॉन्ग डिस्टेंस ओशन ट्रैवल कैपेबिलिटी के साथ। हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि चोलाज मॉनसून विंड पैटर्न को परफेक्टली समझते थे। मतलब वो हवा और समुद्री करंट को यूज़ करके थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक सेफली सेल कर सकते थे। 11वीं सेंचुरी में ये नॉलेज किसी सुपर पावर टेक्नोलॉजी से कम नहीं थी। द अटैक दैट टेरिफाइड साउथ ईस्ट एशिया 1025 सीई, राजेंद्र चोला फर्स्ट ने लॉन्च की हिस्ट्री की सबसे डेयरिंग नेवल एक्सपेडिशन में से एक टारगेट श्रीविजय एम्पायर, जो आज के इंडोनेशिया, मलेशिया और सराउंडिंग सी रूट को कंट्रोल करता था। ये सिर्फ एक किंगडम नहीं था, ये एशिया का मैरिन ट्रेड किंग था और चोला ने डायरेक्टली उस पर नेवल अटैक कर दिया। सोचो, साउथ ईस्ट इंडिया से निकली फ्लीट हज़ारों किलोमीटर समुद्र पर पार करके फॉरेन पोर्ट्स को कोऑर्डिनेट अटैक करती है। इस कैंपेन में चोला ने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कैप्चर किए, ट्रेड रूट डिसरप्ट किए और श्रीविजय रूलर को डिफीट तक कर दिया। ये प्रूव करता है कि चोला नेवी सिर्फ डिफेंसिव फोर्स नहीं थी, वो ब्लू वाटर नेवी थी, यानी ओपन ओशन में लोग रेंज वारफेयर करने वाली फोर्स। ऐसी कैपेबिलिटी उस वक्त दुनिया में बहुत कम सिविलाइजेशन के पास थी। द रियल सोर्स ऑफ द पावर, लेकिन असली स्ट्रेंथ सिर्फ सिप नहीं थी, असली पावर थी ट्रेड कंट्रोल। चोला समझ गए थे कि जहाँ ट्रेड जाता है वहाँ पावर जाती है। उन्होंने मेजर सी रूट कंट्रोल किए, चाइना, अरेबिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया तक। स्पाइसेस, सिल्क, पर्ल, आइवरी, परफ्यूम, गोल्ड, सब कुछ इन रूट्स के ट्रैवल करता था और हर ट्रेड रूट चोला इन्फ्लुएंस को और रिच बनाता गया। नेवल बेसिस एंड पोर्ट्स, चोला के पास एडवांस्ड पोर्ट सिटीज़ भी थे, जैसे नागापट्टिनम, कावेरीपुरम। ये पोर्ट्स सिर्फ डॉकिंग स्टेशन नहीं थे, यहाँ शिप बिल्डिंग, रिपेयर, स्टोरेज, कस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड सब होता था। चाइनीज़ रिकॉर्ड तक मेंशन करते हैं कि चोला स्पोर्ट्स इंटरनेशनल कॉमर्स के जॉइंट हब थे। सीक्रेट वेपन डिसिप्लिन, एक और चीज़ जो चोला नेवी को डेंजरस बनाती थी वो थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन। हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन शो करती है कि मिलिट्री यूनिट स्पेशलाइज्ड थे, नेवल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्ड था और लॉजिस्टिक एक्सट्रीमली एडवांस्ड थी। मतलब ये रैंडम वैरियर का ग्रुप नहीं था, ये प्रॉपरली मैनेज्ड मैरिन टाइम मिलिट्री सिस्टम था। चोलाज एंड चाइनाज, चोलाज ने सिर्फ वार नहीं किया, डिप्लोमेसी भी मास्टर लेवल की थी। उन्होंने चाइना के सॉन्ग डायनेस्टी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन किए। चोला एम्बेसडर चाइनीज रॉयल कोर्ट तक गए। चाइनीज टेक्स्ट में चोला एम्पायर को वेल्दी और पावरफुल मैरिन टाइम किंगडम के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। द फॉरगॉटन इंडियन सुपर पावर, सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि मेडाइवल इंडिया में एक ऐसी नेवल पावर एग्जिस्ट करती थी जो इंडियन ओशन पॉलिटिक्स को शेप कर रही थी। वेस्टर्न हिस्ट्री बुक्स ज़्यादातर यूरोपियन नेवीज को हाईलाइट करते हैं, लेकिन वास्को डी गामा ने से सेंचुरीज से पहले चोला ऑलरेडी इंडियन ओशन के मास्टर्स बन चुके थे। भारत का एक खोया हुआ शहर, एक ऐसी सिटी जो कभी ट्रेड, कल्चर और वेल्थ का सेंटर था, लेकिन आज वो समंदर के अंदर दफन है। इस जगह का नाम है पोम्पुहार, जिसे एंशियंट टाइम में कावेरी पुम्पाटिनम भी कहा जाता था। और इसका मिस्ट्री इतना डीप है कि कई लोग इसे इंडिया का एटलांटिस तक बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में एक एडवांस्ड एंशियंट सिटी समंदर में डूब गई थी या ये सिर्फ एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है। चलिए समंदर के नीचे छुपे रहस्य को समझते हैं। 2000 साल पहले पोम्पुहार एक ऑर्डिनरी टाउन नहीं था, ये चोला किंगडम का एक मैसिव पोर्ट सिटी था। रोम ट्रेडर, साउथ ईस्ट एशियन मर्चेंट और फॉरेन शिप यहाँ आते थे। एंशियंट तमिल लिटरेचर डिस्क्राइब करती है कि वाइड रोड, बिजी मार्केट, रॉयल बिल्डिंग, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट और जॉइंट पोर्ट, यानी ये मेडाइवल साउथ इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस था। मेंशन इन एंशियंट लिटरेचर, सबसे इंटरेस्टिंग बात, पोम्पुहार का मेंशन सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, तमिल एपिक्स में भी मिलता है, स्पेशली सीलापाटीकरम और मणिमेकालाई में। इन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक दिन समंदर ने शहर को निगल लिया, पूरा सिटी वेव्स के अंदर डिसअपियर हो गया। सदियों तक लोगों ने इसे सिर्फ मिथ समझा, लेकिन फिर मॉडर्न डिस्कवरीज ने सबको शॉक कर दिया। अंडर वाटर डिस्कवरीज, 1960s के बाद से अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट ने पोम्पुहार कोस्ट को पास स्ट्रेंज स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने शुरू किए। डाइवर्स और मैरिन रिसर्चर्स के मिले स्टोन ब्लॉक्स, ब्रिक स्ट्रक्चर, एंशियंट पोएट्री और मैनमेड फॉर्मेशन। कुछ स्ट्रक्चर शोर लाइन के से काफ़ी अंदर और अंडर वाटर माइल, ये इंडिकेट करता था कि कभी यहाँ लैंड हुआ करता था। बाद में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशिनोग्राफी और अदर मैरिन टीम्स ने सर्वे कंडक्ट किए। सोनर इमेजिंग और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन ने कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न भी मिले जो नेचुरल फॉर्मेशन जैसे नहीं लगते थे। सुनामी थियरी, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि सिटी डूबी कैसे। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि एंशियंट टाइम में एक मैसिव सुनामी या सी लेवल राइज हुआ होगा। इंडियन ओशन रीजन हिस्टोरिकली टेक्निकली एक्टिव रहा है। कुछ रिसर्चर्स कंपेयर करते हैं कि इस इवेंट को मॉडर्न 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी से। हो सकता है कि एक जाइंट वेव ने कोस्टल सेटलमेंट डिस्ट्रॉय किए, लैंड इरोड की और सिटी को सी के अंदर पुश कर दिया। और अगर ये सच है तो तमिल लिटरेचर ने एक रियल डिजास्टर को प्रिजर्व किया हो सकता है थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले। द 11,000 ईयर क्लेम, अब आता है सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट। 2000 में कुछ रिपोर्टर और डॉक्यूमेंट्रीज ने क्लेम किया है कि पोम्पुहार के अंडर वाटर रिमेन शायद 11,000 साल पुराने हो सकते हैं। अगर ये ट्रू होता तो इसका मतलब होता है कि इंडिया में एक एडवांस्ड कोस्ट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट बिफोर मैनी नोन एंशियंट सिविलाइजेशन। लेकिन मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट इस क्लेम को फुली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अभी तक कंक्लूसिव डेटिंग एविडेंस अवेलेबल नहीं है और इसी अनसर्टेनिटी ने मिस्ट्री को और डेंजरस बना रखा है। एंशियंट ग्लोबल ट्रेड हब,
जो चीज़ें हिस्टोरियंस एग्री करते हैं वो ये है कि पोम्पुहार एक पावरफुल मैरीटाइम सिटी ज़रूर था। रोम कॉइन ट्रेड एविडेंसेस और तमिल रिकॉर्ड शो करते हैं कि इंडिया, रोम, अरेबिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक्टिव ट्रेड होता था। ये सिटी चोला मैरीटाइम नेटवर्क का इंपॉर्टेंट पार्ट था, यानी इंडिया का ग्लोबल कनेक्शन मॉडर्न एरा से बहुत पहले एग्जिस्ट करता था। स्ट्रेंज अंडर वाटर स्ट्रक्चर। कुछ डाइवर्स ने अंडर वाटर स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन और स्टेप लाइक स्ट्रक्चर रिपोर्ट किए। कॉन्स्पिरेसी थियरी के अकॉर्डिंग ये लॉस्ट टेम्पल या सबमर्ज्ड स्ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कॉशियस हैं कि कुछ फॉर्मेशन नेचुरल भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बे ऑफ बंगाल का अंडर वाटर विजिबिलिटी लो होता है, करंट स्ट्रॉन्ग होते हैं और सेडिमेंट्स बहुत क्विकली स्ट्रक्चर को कवर कर देते हैं, इसलिए कंप्लीट एक्सकेवेशन आज भी इम्पॉसिबल जैसी चैलेंज बनी हुई है। वही द मिस्ट्री फील्स सो पावरफुल। पोम्पुहार का मिस्ट्री सिर्फ एक लॉस्ट सिटी का मिस्ट्री नहीं है, ये एक सवाल है कि कितनी सिविलाइजेशन हिस्ट्री से कम्प्लीटली एराज हो चुकी हैं, इरेज हो चुकी हैं। समंदर प्रिजर्व भी करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है, और हो सकता है कि बे ऑफ बंगाल के नीचे आज भी एंशिएंट इंडिया के सेक्रेट्स छुप कर बैठे हों। पोम्पुहार एक क्वाइट कोस्टल टाउन है, लेकिन उसकी लहरों के नीचे शायद एक पूरी दुनिया सो रही है। एक ऐसा शहर जहाँ कभी सिप बाहर के आते थे और मार्केट चमकते थे और लोग को लगता था कि उनकी सिटी हमेशा जिंदा रहेगी, लेकिन एक रात समंदर ने सब कुछ छीन लिया और तब से पोम्पुहार सिर्फ एक प्लेस नहीं, एक अंडर वाटर सेक्रेट बनकर रह गया।